तो मेरे कलीग ने जवाब दिया, Why would I have a problem? This is my country. They're my people. If they need my help and if I can support them with a tax, why wouldn't I do that? Honesty, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, हमसे शुरू होती है, आपसे शुरू होती है। एक दूसरे को तो इज्जत देना सीखो पहले। अपने देश में साइकिल वाले को बाइक वाला कुछ नहीं समझता, बाइक वाले को गाड़ी वाला कुछ नहीं समझता और गाड़ी वाले को बड़ी गाड़ी वाला कुछ नहीं समझता। सड़क पे ऐसी होड़ लगा देते और ऐसा प्रूव करने को, तेरी औकात क्या मेरे सामने? क्यों? नमस्कार दोस्तों, मैं अजय बामल नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने बहुत जगह ये तो सुना होगा कि जर्मनी में या यूरोपियन कंट्रीज़ में जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो फ्री हैं। एजुकेशन जो है, अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं, वो भी फ्री है। बहुत कुछ फ्री है, पर क्या ये सचमुच फ्री है? हम पता लगाएंगे आज के इस वीडियो में। आज से 2 साल पहले मेरा इस शोल्डर का ऑपरेशन हुआ था। शोल्डर की सर्जरी हुई थी यहीं जर्मनी में और मेरे सिर्फ 10 यूरो लगे थे, वो भी एक रात के बेड के। 10 यूरो मतलब इंडियन करेंसी में मोटा मोटा 800 रुपये। और अगर मैं आपको हॉस्पिटल की फ़ैसिलिटीज़ बताऊं तो बहुत ही शानदार थी, प्राइवेट हॉस्पिटल से भी अच्छी। और यहाँ और भी कई ऐसी सुविधाएं हैं जो आपको लगेगा कि अरे यार ये तो शानदार है। उदाहरण के लिए, अगर किसी की नौकरी चली जाए, कंपनी उसे नौकरी से निकाल दे, तो उस इंसान को अगले 1 साल तक, कुछ केसेस में 2 साल तक भी सैलरी का 60 से 80% मिलता रहेगा, ताकि इस बीच वो नई नौकरी ढूंढ ले और जो सडनली उसके ऊपर ये फाइनेंशियल बर्डन आया है वो उसे अकेले ना झेलना पड़े। इसके अलावा जो बुज़ुर्ग लोग हैं बुढ़ापे में, उनकी हर तरह की मेडिकल फैसिलिटीज़ और उनका ध्यान रखना, उनकी जो केयर फैसिलिटीज़ हैं वो सब भी यहाँ मिलती हैं। पर सवाल फिर से यही है कि क्या ये सब फ्री है? क्योंकि इस दुनिया में पानी हवा तक हमने फ्री नहीं छोड़ा, तो ये सुविधाएं फ्री कैसे हो सकती हैं? ये फ्री तो मैं नहीं कहूँगा, पर हाँ, ये एक बहुत ही अच्छा सिस्टम जर्मनी में है। अगर आप जर्मनी का टैक्स स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करेंगे तो आप समझेंगे कि ये सब कैसे मिलता है। चलिए पहले मैं आपको टैक्स स्ट्रक्चर समझाता हूँ। जर्मनी का जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो प्रोग्रेसिव टैक्स है, बिल्कुल अपने देश की तरह। मतलब जैसे जैसे सैलरी बढ़ती जाएगी आपका टैक्स भी बढ़ता जाएगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ जो इनकम टैक्स है, जिसे कि जर्मन में लोनस्टॉयर बोलते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर कोई साल में 9,400 यूरो से कम कमाता हो तो कोई टैक्स नहीं है, लेकिन साल के 9,400 यूरो दोस्तों बहुत ही कम है। हाँ, 9,400 से 57,000 के बीच 14% से 42% टैक्स लगता है। और अगर किसी की सैलरी 57,000 से ऊपर हो तो 42% इनकम टैक्स लगता है। काफ़ी लोगों की सैलरी यहाँ 57,000 से ऊपर होती है तो काफ़ी लोग ये टैक्स देते हैं। लेकिन ये इकलौता टैक्स नहीं है जो आपकी सैलरी से डिडक्ट होगा। इसके अलावा जर्मनी में सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स या सोशल सिक्योरिटी टैक्स भी लगता है, जिसमें कि अलग अलग कैटेगरीज़ हैं। पर मैं अगर आपको 4 कैटेगरीज गिनवाऊँ तो वो है हेल्थ इंश्योरेंस, जिसे कि क्रांकनफर्जिशरुंग कहते हैं। दूसरा है रेंटनफर्जिशरुंग या फिर पेंशन इंश्योरेंस। तीसरा है फ्लैगफर्जिशरुंग या फिर नर्सिंग इंश्योरेंस आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। और चौथा है आर्बाइट्सलोजनफर्जिशरुंग या फिर अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। ये जो दूसरी कैटेगरी है, इसमें भी जो टैक्स है वो 20 से 22% तक लग सकता है। हाँ, इस केस में 50% आपका एम्प्लॉयर पे करता है और 50% आप खुद पे करते हैं। आपको अगर पुरानी फिल्मों के वो सीन याद हों जब ऊपर से कोई गिरता था और नीचे वो लोग एक नेट पकड़ के खड़े रहते थे उसको बचाने के लिए कि हाँ वो गिरे तो वो नेट पे आ जाए और वो नीचे ना गिरे, उसकी चोट ना लगे। यहाँ जर्मनी में इस पूरे कॉन्सेप्ट को वो सोशल सिक्योरिटी नेट बोला जाता है कि हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए एक नेट ऐसा बनाते हैं, ये पैसा देकर, कि कल को कोई भी इमरजेंसी में हो, किसी के ऊपर किसी भी तरह की आपदा आए, तकलीफ़ आए, तो ये सुविधाएँ उसको मिल सके और हम सब मिल के कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। एंड दे फील प्राउड अबाउट इट बिकॉज they are being honest about it and they actually are working honestly। वो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी है। तो टैक्स स्ट्रक्चर समझ के आपको ये तो समझ आ गया होगा कि जर्मनी में मोटा मोटा जिसकी सैलरी टैक्सेबल स्लैब में आती है और कुछ केसेस में अगर वो 57,000 यूरो पर ईयर से ऊपर है तो अकाउंट में आने से पहले ही सैलरी का
42 से 48% पैसा कट चुका होता है। कहने का मतलब है कि मोटा मोटा आपको लगभग 60% या 50% सैलरी ही अकाउंट में मिलती है। ये जो टैक्स है, इतना हाई टैक्स, जब मैंने यहाँ एक कलीग से पूछा तो मैंने कहा यार इतना ज़्यादा टैक्स देते हो तुम लोग, प्रॉब्लम नहीं होती? जब उस कलीग ने जवाब दिया ना तो मेरा दिल खुश हो गया और मुझे इंतज़ार रहेगा उस दिन का कि ऐसा जवाब जब हम अपने देश में, अपनी कंट्री में दे पाएँ। तो मेरे कलीग ने जवाब दिया, Why would I have a problem? This is my country. They're my people. If they need my help and if I can support them with a tax, why wouldn't I do that? मतलब मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? ये मेरा देश है, ये मेरे अपने लोग हैं। अगर मेरे दिए हुए इनकम टैक्स से किसी की मदद होती है, किसी बुज़ुर्ग को टाइम पे सुविधाएं मिलती हैं, किसी की जॉब चली गई तो उसे अगले कुछ महीनों तक सैलरी का एक हिस्सा मिलता है, ज़रूरतमंद को अगर मेडिकल ट्रीटमेंट टाइम से मिलती है, लोगों को फ्री एजुकेशन मिलती है, तो मुझे इस सब से क्यों प्रॉब्लम होगी? मुझे टैक्स से क्यों प्रॉब्लम होगी? और ये जवाब सुनकर मैं अचंभित इसलिए हुआ कि मुझे लगा कि यार इतना भरोसा, अगर हर साल लगभग आप हर साल और हर साल के हर महीने में लगभग आपकी 40 से 50% सैलरी टैक्स में जाती हो, उसके बाद भी इतना भरोसा कि हाँ ये पैसा ढंग से यूज किया जाएगा, ये कैसे आ सकता है? ये तो एक सिस्टम के थ्रू आ सकता है, जिस सिस्टम में आपका ट्रस्ट बिल्ड हुआ हो आपकी कंट्री को लेके, लोगों को लेके, ईमानदारी को लेके। इमेजिन करिए कि इंडिया में आपकी सैलरी 1 लाख रुपए हो और हर महीने आपको जो अकाउंट में सैलरी आती हो वो 55,000 के करीब आती हो, 60,000 के करीब आती हो, और बाकी पैसा आपसे ये बोल कर लिया जाता हो कि ये टैक्स जो है ये कंट्री की डेवलपमेंट में, लोगों की मदद में लगेगा। क्या आप दे देंगे? शायद आप हिचकेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी तक वो भरोसा, वो ट्रस्ट हमने सिस्टम में बनाया ही नहीं है। कुछ लालची लोगों ने, कुछ करप्ट लोगों ने चूहा बन के देश में इतने बिल बना दिए हैं कि अब देश खोखला सा हो गया है। तो ऐसे में जब टैक्स की बात आती है तो हमें बुरा लगता है, लेकिन हाँ जब सुविधाओं की बात आती है तो हमें लगता है कि ये हमारे पास क्यों नहीं है। ये इसलिए नहीं है दोस्तों क्योंकि ईमानदारी नहीं है ना, करप्शन है। हमारा जो करप्ट ब्रह्मांड सा बन गया है ना देश में, एक ईमानदार आदमी भी शुरू में चक्कर लगाता है उसके बाहर बाहर इर्द गिर्द और देखता है कि कैसे मैं सरवाइव कर पाऊँ, और एक टाइम के बाद थक के वो भी उस ब्रह्मांड में एंट्री कर जाता है। और एक बार वो उसका सिस्टम का हिस्सा बना तो फिर बन गया। अपने देश में एक सिपाही भी भर्ती होना हो ना दोस्तों, उसको भी पैसे खिलाने पड़ते हैं भर्ती होने के लिए। तो आप सोचिए ना, जिस दिन वो सिस्टम में आ गया वो अपनी भरपाई करेगा कि नहीं? तो आपने लॉ बचाने वालों को ही करप्ट तो उस दिन ही बना दिया जब आप उनको लॉ बचाने के लिए भर्ती करने वाले थे। काबिल लोग वेट करते हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ मैं काबिलियत से लूँगा, मेहनत से लूँगा। एक टाइम के बाद वो भी थक जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि काबिल तो हूँ, पर मेरे बाजू में जो नाकाबिल कतार में खड़ा है ना, वो दुगना पैसा देने को तैयार है। तो काबिल को पैसा भी देना पड़ता है और काबिलियत भी दिखानी पड़ती है। हम वहाँ तक पुश कर चुके हैं अपने इस सिस्टम को। जैसे पुराने ज़माने में होता था कि राजा का बेटा राजा बनेगा, वो प्रथा हमारे यहाँ अभी भी कहीं ना कहीं है। नेपोटिज्म हम करते तो रहते हैं। नेपोटिज्म प्रॉब्लम कौन है? हम हैं। सेलिब्रिटी के यहाँ बेटा पैदा होते ही उसे अगला सेलिब्रिटी मान बैठते हैं हम। आप ना भी माने, इग्नोर करने की कोशिश करें तो हमारी मीडिया न्यूज़ फीड में, न्यूज़ में नेक्स्ट सुपरस्टार बोल बोल कर उसे हमारे दिमाग में अगला सेलिब्रिटी बना ही देती है। एमएलए के बच्चे को ऐसी इज्जत देते हैं, ऐसी रिस्पेक्ट देते हैं कि जैसे वो खुद एमएलए हो। गांधी परिवार उदाहरण है। मोदी साहब का बेटा होता तो आज शायद हम उसे अगला पीएम भी मान लेते। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अरे इन बच्चों को प्रूव तो करने दो, खुद को प्रूव तो करने दो यार। उनके फ़ैन बन जाते हो पैदा होते ही। और फिर इस सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि ऐसे लोग भी हैं जो सच में स्ट्रगल कर रहे हैं और हमारी उन पर नज़र तक नहीं पड़ती, क्योंकि बड़ा नाम की आदत है ना हमें। उनके पीछे बड़ा नाम नहीं है अभी, उन्हें हम हताश करते रहते हैं, निरुत्साहित करते रहते हैं। तो ये बहुत गलत है। और आप खुद सोचिए ना, एक डॉक्टर का बेटा है, क्या आप 12 साल के डॉक्टर के बेटे से आपका इलाज ये बोल के इलाज करा लेंगे, अरे डॉक्टर का बेटा ये तो डॉक्टर ही बनेगा, मेरा इलाज कर दे? वो पढ़ाई करेगा, डिग्री लेगा, सीखेगा, उसके बाद हो सकता है कि वो आपका किसी भी मेडिकल सिचुएशन में हेल्प कर पाए। तो इसी तरह बाकी सबको भी लेट देम प्रूव देमसेल्फ यार। ऑनेस्टी, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, हमसे शुरू होती है, आपसे शुरू होती है। एक दूसरे को तो इज्जत देना सीखो पहले। अपने देश में साइकिल वाले को बाइक वाला कुछ नहीं समझता, बाइक वाले को गाड़ी वाला कुछ नहीं समझता, और गाड़ी वाले को बड़ी गाड़ी वाला कुछ नहीं समझता। सड़क पे ऐसी होड़ लगा देते और ऐसा प्रूव करने को, तेरी औकात क्या मेरे सामने? क्यों? आप यहाँ आओ, एक साइकिल वाले को ये चीज़ बोल के तो देखो कि तेरी औकात क्या है मेरे सामने। ऐसा भी हो सकता है कि वो साइकिल वाला किसी कंपनी का सीईओ निकले, क्योंकि यहाँ हमारी तरह होड़ नहीं लगी है ना दिखाने की, दिखावे की। इनफैक्ट जर्मनी में रिचेस्ट लोग सबसे ज़्यादा सादगी से रहते हैं,
सबसे आम गाड़ियाँ यूज़ करते हैं और पता भी नहीं चलता। तो पर हमारे यहाँ भीड़ लगी है। हमारे यहाँ एक सरपंच रिटायर होने के बाद भी हो सकता है कि 15 साल पहले वो सरपंच रहा हो, गाड़ी पे शान से लिखवाएगा भूतपूर्व सरपंच, और हो सकता है उसके पैरेलल एक गाड़ी और जाती हो जिस पे लिखा हो भूतपूर्व सरपंच का बेटा। साबित क्या करना चाह रहे हैं हम पावर दिखाना चाहते हैं, हम डेजिग्नेशन दिखाना चाहते हैं, लेकिन देश को कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। जब तक हम ऑनेस्ट नहीं होंगे, ये सारा टैक्स सिस्टम, सुविधाएं बहुत मुश्किल है। तो मैं कितना ही कोशिश कर लूँ कि जर्मनी में इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं, टैक्स स्ट्रक्चर ऐसा है, ये फ़र्क मैं कितना ही दिखाऊं। और ये फ़र्क दिखाने का ये मकसद बिल्कुल नहीं है कि मैं अपने देश की तुलना किसी और देश से करूं और उसे ऊंचा या नीचा आंकने की कोशिश करूं। ऐसा हो ही नहीं सकता, दो डिफरेंट वर्ल्ड हैं ये दोनों। लेकिन हाँ, जब तक फ़र्क दिखेगा नहीं तब तक फ़र्क मिटेगा नहीं, और ये फ़र्क मिटाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और ये फ़र्क मिटाना है तो ये फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी होगा कि कौन सी सुविधाएँ, कौन से अधिकार हम डिज़र्व करते हैं, और बदले में कितनी ऑनेस्टी, कितनी ईमानदारी और कितनी मेहनत से हमें काम करना चाहिए अपने देश के लिए और अपनी पर्सनल फैमिलीज़ और लाइफ्स के लिए। 130 करोड़ की आबादी, आप समझते हैं, दुनिया का 1/5वां हिस्सा लगभग हम हैं। अगर हमने चीज़ें सुधार दी तो 1/5वां हिस्सा इस दुनिया का सुधर जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है ये फ़र्क जानना, और ये फ़र्क जानने के बाद फ़र्क मिटाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। इसके बारे में आपके कोई कमेंट्स हों, आपके कोई विचार हों, आपको कुछ लगता हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आप मेरी आवाज़ को वज़न देना चाहते हैं, मेरे शब्दों को आवाज़ देना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अब तक ना किया हो तो सब्सक्राइब भी करना। फ्यूचर में कुछ इसी तरह के टॉपिक, इसी तरह के मुद्दे में लाता रहूँगा। खैर, मैं अजय बामल अब चलता हूँ, फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहें, मज़ा करें, बाय बाय। तो जब तक वो ऑनेस्टी का सिस्टम नहीं बनेगा, जब तक वो ट्रस्ट फैक्टर नहीं आएगा, इस तरह की सुविधाएं भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और रही बात हाई टैक्स की, तो टू बी ऑनेस्ट यहाँ मुझे नहीं लगता किसी इंडियन को भी यहाँ हाई टैक्स देने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उन्हें पता है कि इसके बदले उन्हें काफ़ी कुछ मिलता है।